हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन परिवार में मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आपके लिए एक बड़ी मज़ेदार कहानी लेकर आया हूं। अर्थात ये चैप्टर जो है एक कहानी पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि आपको सामने से ब्लैक बोर्ड में दिख भी रहा होगा कि आज का जो ये मेरा टॉपिक्स होगा ये प्राचीन इतिहास से एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स है और यहाँ से जो बनने वाले प्रश्न हैं उन प्रश्नों के संग्रह को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर को देखने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य से जो बनने वाले प्रश्न हैं उसको आप पूरी तरह से कर पाएंगे दोस्तों। बस एक बार वीडियो को जो है पूरा देखना एंड तक, आपको पूरी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य से बनने वाले जो प्रश्न हैं आप उन सारे प्रश्नों को पूरी तरह से कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए बिना समय को गंवाते हुए हम अपने मंजिल की ओर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, दोस्तों पहले मैं आपको 5 मिनट इनके हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। तत्पश्चात आपको जो जो मेन पॉइंट है उन मेन पॉइंट को आपको जो है लिख करके एक्सप्लेन करके बता दूंगा। पहले आप 5 मिनट सिर्फ कहानी की तरह सुने। जी हाँ, तो चलिए हम चलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास में ये मिलता है कि इनके जन्म और इनकी जाति को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास में जो जानकारी मिल रही है, इस इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति का था ये किसी को नहीं पता, इसका जन्म कब हुआ किसी को नहीं पता। बस एक आंकड़ों के आधार पर लोगों ने यहाँ पर इनकी कल्पना किया है। जैसे कुछ इतिहासकार इनको क्या बता रहे हैं, जैसे मुद्रा राक्षस बता रहा है और विष्णु पुराण बता रहा है कि ये शूद्र जाति के थे। जी हाँ, क्या बता रहे हैं, ये शूद्र जाति के थे। लेकिन दोस्तों बौद्ध और जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय वंश का बता रहे हैं। तो इसलिए इन सब विद्वानों में अपना अपना एक मतभेद है। और कहा जाता है दोस्तों इनके इतिहास के बारे में कि एक व्यक्ति का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसका नाम है चाणक्य। जी हाँ, चाणक्य किसके दरबार में रहता था दोस्तों पहले, तो उस व्यक्ति का नाम है धनानंद। धनानंद जो है, धनानंद के दरबार में ही चाणक्य रहते थे। और चाणक्य को धनानंद ने क्या किया, भारी सभा में अपमानित कर दिया। जी हाँ, क्या कर दिया, भारी सभा में अपमानित कर दिया, जिससे वह विद्वान पंडित क्या किया, अपने दिमाग के बल पे ये सोचा और चैलेंजिंग दिया कि मैं तेरा समूल पूरा परिवार, तेरे खानदान को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। और दोस्तों वह वहां से उठता है और सीधा आता है और वो खोजने लगता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति को इसके खिलाफ तैयार करूं जिससे यह धनानंद को पूरी तरह से पराजित कर दे। दोस्तों वो घूमता घूमता लड़खड़ाता इधर उधर, क्योंकि अपमानित व्यक्ति चिंता में घूमता घूमता अचानक कहा जाता है कि विंध्याचल के जंगल में जैसे जाता है तो उसकी एक बालक के ऊपर नजर पड़ती है। वह बालक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। और दोस्तों कहा जाता है कि वह बालक एक खेल खेल रहा था जिसको राजकिलम खेल बोलते हैं। जी हाँ, क्या खेल खेल रहा था, राजकिलम खेल खेल रहा था, अर्थात लुका छिपी इधर उधर का खेल खेल रहा था। और खेल खेल में यह देखता है कि ये बालक बड़ा ही प्रतिभावान है। और दोस्तों चाणक्य बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने तुरंत ही देखकर उस बालक को यह समझ गया कि इस बालक के अंदर वो प्रतिभा है कि धनानंद को पराजित कर देगा। और कहा जाता है कि 1000 रुपए के करसापड़ के सिक्के में ये क्या कर दिया, उस बालक को खरीद लिया। किसको खरीद लिया, वो बालक चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा हूं, उसको खरीद लिया और ये तक्षशिला लाया। जी हाँ, तक्षशिला लाता है और यहाँ पर उसको कई वर्षों तक, लगभग 7-8 वर्षों तक जो है घोर धनुष विद्या ब्राण पूरी तरह से एकदम सिखाकर उसको एकदम तैयार किया। और तैयार करने के बाद कहा जाता है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, मगध पर
आक्रमण कर दिया। जी हां, वो चाणक्य द्वारा तैयार की गई सेना के द्वारा क्या कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर आक्रमण कर दिया। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की हार हो गई। जी हां, क्या हुई, हार हो जाती है दोस्तों, और वो बहुत पछताता है। तभी इनकी दो कहानियां मिलती हैं। कहानी क्या मिलती है दोस्तों, बौद्ध धर्म की पुस्तक में ये कहानी मिलती है। उसमें लेख है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि एक महिला अपने बेटे को ये कह रही है कि उसका बेटा ये चपाती यानी रोटी है, रोटी को इस हिस्से से ना खाकर वो डायरेक्ट बीच के हिस्से से खा रहा था और बार बार उसका हाथ जल जा रहा था। तभी उसकी मां कहती है अपने बेटे से, बेटा तू वही गलती कर रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य कर रहा था। उसे पहले बीच मध्य भाग पर आक्रमण ना करके उसे एक किनारे से आक्रमण करना चाहिए, अर्थात उसको पश्चिमी एरिया से आक्रमण करते हुए तब भारत की विजय करना चाहिए। और जैन धर्म की पुस्तक में इसका क्या वर्णन मिलता है दोस्तों, जैन धर्म की पुस्तक में यह वर्णन मिलता है कि एक बालक कटोरी में खीर खा रहा था, तो वो कहां से खा रहा था, बीच वाले भाग से, इसी भाग से खा रहा था। और उसकी मां भी यही कहती है, बेटा तू भी वही गलती कर रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य कर रहा था। और दोस्तों यह कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य इन दोनों शिक्षा लेकर के कि चंद्रगुप्त जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो ये पुस्तकों में लिखा है, इससे वो शिक्षा लेकर के सर्वप्रथम वो पंजाब पर आक्रमण किया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। तब वो पंजाब पर आक्रमण करता है और पंजाब को जीत लेता है। और पंजाब को जब जीत लेता है तो उसके बगल में सिंध वाला जो एरिया है उस एरिया को भी जीत लेता है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए एक एक पॉइंट को हम समझते चलेंगे, नहीं तो आपको पूरी कहानी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। थोड़ा इसमें का मेन पॉइंट समझिएगा, ताकि इसके बाद आप जैसे ही चलेंगे फिर सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होता है, एक एक पॉइंट आपको बताएंगे, पूरा इतिहास का खाका खींच करके आपके सामने रख देंगे दोस्तों। आप यकीन रखिए, आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपको याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य हो, बिंदुसार हो, अशोक हो और गुप्त काल, जितने भी काल हैं वो सारे खाका आपके सामने खींच कर रखा जाएगा दोस्तों। वो चाहे दिल्ली सल्तनत हो, खिलजी है, मुगल है, जितने भी एक एक तरफ आपको बताने का 100% प्रयास करूंगा दोस्तों। और दोस्तों चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में थोड़ा चलते हैं। जी हां, चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म और जाति के बारे में विभेद है। जी हां, चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म और जाति के बारे में विभेद है। क्या है? मतभेद है, मतभेद है। जी हां, अब इसमें आपको किसने क्या कहा, थोड़ा दो पॉइंट समझिएगा। शूद्र, जी हां, शूद्र किसने किसने बताया है? ब्राह्मण ग्रंथ और मुद्रा राक्षस, इन दोनों में दोस्तों क्या, और एक पुस्तक कौन है? विष्णु पुराण में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया है? कहा कि शूद्र है। जी हां, लेकिन बौद्ध एवं जैन धर्म क्षत्रिय सिद्ध करते हैं। जी हां, क्या सिद्ध करते हैं? कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय वंश का था, लेकिन ब्राह्मण, मुद्रा राक्षस और विष्णु पुराण में शूद्र चंद्रगुप्त मौर्य को बताया गया है दोस्तों। इस पॉइंट को आप अपना ध्यान में रखिएगा, एक एक पॉइंट को आप नोट करते चलेंगे, ताकि यहां से जो बनने वाले प्रश्न हैं आप उसको पूरी तरह से कर पाए। दोस्तों मौर्यों का राजकीय चिन्ह क्या था? जी हां, मौर्यों का राजकीय चिन्ह क्या था? तो दोस्तों मोर था, मयूर। जी हां, क्या था? मयूर अर्थात मोर। इनका जो राजकीय चिन्ह था दोस्तों क्या था? मोर चिन्ह था। अब दोस्तों और आगे चलते हैं दोस्तों, मगध विजय और एक एक पॉइंट को दोस्तों समझिएगा। इनके 3 नाम मिलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के 3 नाम, चंद्रगुप्त मौर्य के
तीन नाम मिलते हैं, और तीन नाम कौन कौन है, एक एक पॉइंट को समझिएगा। सेंड्रोकोट्स, दूसरा है सेंड्रोकोट्स, और दूसरा है क्या है दोस्तों, दूसरा है सेंड्रोकोप्टस। जी हां, सेंड्रोकोप्टस नाम मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य का। और एक नाम क्या है दोस्तों, एक नाम सेंड्रोकोप्टस और एंड्रोकोट्स। दोस्तों ये तीनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के बताए जाते हैं, और सर विलियम जोन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में ये तीनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के बताया गया है दोस्तों। और आगे चलते हैं एक एक पॉइंट में कि इनकी मृत्यु कैसे हुई है और ये कहां कहां विजय प्राप्त किए हैं दोस्तों। तो एक एक पॉइंट पर हम चलने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इनका नाम क्या क्या था, मैंने तीनों नाम बता दिया है, और अब इनके बारे में कहा जाता है कि 305 ईस्वी में, 305 ईसा पूर्व में, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध होता है। चंद्रगुप्त मौर्य, जी हां ध्यान में रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब होता है, 305 ईस्वी में। कहा जाता है कि सिकंदर का कौन ये सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर, और हुआ क्या 323 में, 323 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, सिकंदर की मृत्यु 323 बेबीलोन में। जी हां, बेबीलोन में। और दोस्तों जैसे ही सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, वो क्या होता है, ये बेबीलोन का राजा कौन बन जाता है, सेल्यूकस निकेटर। यहां का राजा कौन बनता है, सेल्यूकस निकेटर बन जाता है। सेल्यूकस बेबीलोन का राजा बन जाता है, और सेल्यूकस निकेटर के मन में भारत का जो सपना था पूरा जीतने का, वो सिकंदर नहीं जीत पाया, और इसके मन में जीतने की लालसा जाग जाती है। अर्थात 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में कौन हार जाता है, सेल्यूकस निकेटर की हार हो जाती है। जी हां, सेल्यूकस निकेटर जैसे सिंधु नदी पार करता है और चंद्रगुप्त मौर्य की सेना से युद्ध होता है, इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हार जाता है दोस्तों। अब यहां से कहानी ये स्टार्ट होती है दोस्तों कि सेल्यूकस निकेटर जब हार गया तो ये अपनी पुत्री को दांव पे लगा दिया। दांव पे लगाने का मतलब ये है कि सेल्यूकस निकेटर बहुत ही चालाक व्यक्ति था दोस्तों, और इसने क्या कर दिया, सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना, जी हां, हेलेना का विवाह किससे कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया दोस्तों। कहा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर जब हार गया तो हारने के बाद 303 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, 303 ईसा पूर्व में एक संधि कर लेता है चंद्रगुप्त मौर्य से, और अपनी पुत्री हेलेना का विवाह कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य से। और हेलेना नव इतनी जवान लड़की थी, उसको देखकर चंद्रगुप्त मौर्य लालायित हो जाता है, अर्थात उसके ऊपर उसका दिल आ गया। जी हां, आप सही सुन रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का दिल हेलेना पर आ गया, और हेलेना पर जब आ जाता है तो ये काहे को इस पे वार करेगा। और सेल्यूकस निकेटर भी जानता था कि मैं अब इससे तो जीत पाऊंगा नहीं, तो उसने कहा कि मेरी पुत्री को इससे अच्छा वर तो अब कहीं मिलने वाला भी नहीं है, ये मुझको हरा भी दिया, और इतना प्रतापी राजा, और क्या किया, अपना दिमाग लगाए, हेलेना का विवाह किससे कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया दोस्तों। और दोस्तों जब यह विवाह हो जाता है
तो कहा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर ने चार प्रांत दान में दिया था, दान दिया। ये कौन कौन से प्रांत थे, एक एक पॉइंट में देखिएगा। एरिया हेरात जिसको बोला जाता है, और दूसरा क्या था दोस्तों, अराकोसिया जो कि वर्तमान में कंधार क्षेत्र है। जी हां, कंधार। और तीसरा कौन था, जेट्रोसिया वर्तमान में मकरान तट। और चौथा क्या था, पेरिपेनिसदाई वर्तमान में काबुल। जी हां, ये चार प्रांत सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात अपने दामाद को दे देता है। और दामाद क्या करता है इसके बदले में, दोस्तों ध्यान से रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा अपने पॉइंट में, और लिख लेने के बाद आप इसको याद करने का प्रयास करिएगा, याद तो अपने आप ही हो जाएगा। दोस्तों कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दान किया था, 500 हाथी दान दिया था। किसको दान दिया था, याद रखना, अपने ससुर जी को दान में दिया था, 500 हाथी दान किया था दोस्तों। अब दोस्तों इसके आगे पॉइंट क्या कहानी बनती है, उस कहानी को आप समझने का प्रयास करेंगे, और विश्वास दिलाता हूं कि यहां से जो भी बनने वाले प्रश्न है आप उसको पूरी तरह कर पाएंगे। दोस्तों जब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य ये दोनों की संयुक्त सेना मिल जाती है, तो दोस्तों कहा जाता है कि 6 लाख हो जाती है। दोनों की जो संयुक्त सेना है वो कितने लाख हो जाती है, 6 लाख। दोनों की सेना को मिलाकर के कितनी सेना हो गई, 6 लाख सेना हो जाती है दोस्तों। और कहा जाता है कि 6 लाख सेना लेकर चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को रौंद डाला। जी हां, 6 लाख सेना लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को रौंद डाला। अब ये जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का कहां से कहां तक था एरिया। तो दोस्तों याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य का जो एरिया था उस एरिया को जानने का प्रयास करिएगा। दोस्तों ये इसका कहां से कहां तक पूरा एक एक एरिया को आप देखने का प्रयास करिए। बताया जाता है कि हिंदू कुश पर्वत यहां से लेकर और पूरब में कहां तक था, पश्चिम बंगाल तक फैला था। और उत्तर में कहां तक था, जम्मू कश्मीर। और पश्चिम में कहां था, बताया जाता है मैसूर तक। जी हां, इतने बड़े एरिया पर याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य का कब्जा हो जाता है। इतना बड़ा एरिया था दोस्तों, और ये ऐसा राजा था दोस्तों, लास्ट क्षण में अपना पूरा सब कुछ राजपाट त्याग करके अपने पुत्र सिंध सेन जिसको बोला जाता है बिंदुसार, उसके पक्ष में त्याग करके ये कर्नाटक चला जाता है। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि ये कहां चला जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस सब कुछ जीतने के बाद होता क्या है, लास्ट क्षण में आप देखिएगा होता क्या है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु। जी हां, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। यह पूछा जाता है, कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, आप सब जानते हैं कि आप सुने होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु। जी हां, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु संलेखना विधि से होती है, संलेखना विधि से। जी हां, और संलेखना विधि है क्या, तो दोस्तों अन्न जल को त्याग करके, अन्न जल को त्याग कर प्राण गंवाना। और ये विधि का वर्णन किसमें है, जैन धर्म में, अपने जैनी गुरु भद्रबाहु के साथ। ये कर्नाटक की चंद्रगिरी पहाड़ी पर, स्थान भी आता है, कहां गए थे, कर्नाटक की चंद्रगिरी
चंद्रगिरी पहाड़ी पर गए थे और इसी पहाड़ी पर दोस्तों ये राजा, आज का राजा देखते हैं कोई अपना राजपाट छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा, वो तो 1 रुपया गिरेगा तो भी उठा लेगा। तो दोस्तों प्राचीन काल में ऐसे राजा हुआ करते थे कि लास्ट क्षण में क्या किए, अपना राजपाट पूरी तरह से अपने पुत्र का नाम क्या था? सिंधसेन। जी हाँ, सिंधसेन। और वर्तमान में अगर आगे जाएंगे तो इसी सिंधसेन का नाम मिलेगा बिंदुसार। जी हाँ, क्या? बिंदुसार। बिंबिसार की बात नहीं करना दोस्तों, मैं बिंदुसार की बात करता हूं। यह चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था, फिर इसका लड़का अशोक आएगा। एक एक पॉइंट को आप समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। और सन लेखना विधि से इसने अपने प्राण का त्याग कर दिया। दोस्तों वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन एक एक पॉइंट पर आपको जानकारी यहां से मिली है। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। और मैं आज की क्लास को यहीं पर विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।